19 की 62 में जो लड़ाई हुई चीन के साथ, काफ़ी सेना को क्षति हुई। उस युद्ध का एक निष्कर्ष यह निकला कि हमारी जो तैयारी थी हमारी सेना की, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे हथियार हो, चाहे गोला बारूद हो, पैराट्रॉपिक इक्विपमेंट हो, ये जिस लेवल की क्वालिटी के और जिस तादाद में चाहिए थे वो अपने पास थे नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या आयुध निर्माण के बारे में हम सब जानते हैं कि ये क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है और हमारे देश की सुरक्षा में इसका कितना बड़ा योगदान है। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि OFB को डिसॉल्व करके कॉर्पोरेटाइज किया गया? इस बारे में हमें विस्तार से मेजर जनरल अच्युत देव रिटायर्ड जी बताएंगे। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में विस्तार से कुछ समझाइए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये तकरीबन 41 एक बड़ा गुट है, 41 फैक्ट्रीज़ है छोटी बड़ी। उसके अलावा इनके ट्रेनिंग सेंटर्स है 8 से 9। फिर इनके सेंटर्स है जहाँ पर इनका आदान प्रदान होता है, मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। इस तरह का एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की नियुक्ति की गई है। तकरीबन 220 साल पुरानी ये व्यवस्था है। उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नीचे तो इतनी फैक्ट्रियाँ थी नहीं। जब ब्रिटिशर्स आए अपने देश में, कलकत्ता में सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई ईशापुर में। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले तो वो गन के जो कारतूस होते हैं, राइफल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस वगैरह बनाते थे। वहाँ से इन्होंने शुरुआत की और समय समय पे बदलाव आते गए। जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, उसमें तरक्की हो गई और फिर उसके बाद नए आयुध आए, नई नई इक्विपमेंट्स आए। फिर उसके बाद केवल लड़ाई के नहीं पर सैनिकों के इस्तेमाल करने वाले जो इक्विपमेंट थे, यानी कि उनका पिट्ठू था, झोला था, उनका ड्रेस था, जूते थे, ये तमाम जो चीज़ें थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें ये बनते थे। और ये बहुत ही एक प्रभावशाली ऐसा एक संगठन था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपना काम निभाया था। मैं तो कहूँगा कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो 1941 से लेकर 45, 46, 47, 47 तक ये एक बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन था और इन्होंने ब्रिटिशर्स के उस समय के सेना उनकी 2-2, 3-3 फ्रंट के ऊपर लड़ाई कर रही थी। नॉर्थ अफ्रीका में थी, बर्मा के तरफ थी, हर इटली में थी, हर जगह के ऊपर जहाँ जहाँ हमारी सेनाएं थी उस समय की, जिसको कि इंडियन आर्मी रॉयल इंडियन फोर्सेस थे, वो जहाँ जहाँ पर लड़ाई करते थे उनकी जो सामग्री थी वो यहाँ से जाती थी। और उस समय ना ही ये केवल एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पर इनका जो भी प्रोडक्शन होता था सही क्वालिटी का, पूरे सिक्योरिटी का लिहाज रखते हुए और समय के ऊपर, मैं तो कहता हूँ कि समय से भी पहले ये अपना पूरा जो सप्लाईज है वो दे सकते थे, जिससे कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो लड़ाई करने की क्षमता थी एक परमोच्च सीमा बिंदु पर पहुंच गई थी। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वजह से ये सब हुआ था। कालांतर में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 के बाद, कुछ एक विचार में थोड़ा सा बदलाव आ गया। एक पंचशील तत्वों के ऊपर हमारी सरकार उस समय की जो भी थी, उन्होंने जिस तरह का देश हित में जो भी फैसला लिया था उसके मुताबिक उन्होंने ये समझा कि शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे तकरीबन 10-12 साल तक ये इस तरह का काम चलता रहा। थोड़ा सा दुर्लक्षित थे, खास ध्यान नहीं दिया गया।
जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी बस उसी के ऊपर हम काम कर रहे थे, और आवश्यकता भी इतनी ज़्यादा उनको प्रोजेक्शन भी नहीं दिया गया था कि इसकी इतनी आवश्यकता पड़ेगी। पर 1962 में जो लड़ाई हुई चीन के साथ, चीन ने जब हमारे नेफा और अरुणाचल प्रदेश जिसको कहते हैं और इधर ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर जो हमला कर दिया, आक्रमण किया, और उसके बदौलत जो हमारा युद्ध हुआ चीन के साथ, और उसमें हमें कई जगह पीछे हटना पड़ा, काफ़ी सेना को क्षति हुई। उस युद्ध का एक निष्कर्ष यह निकला कि हमारी जो तैयारी थी हमारी सेना की, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे हथियार हो, चाहे गोला बारूद हो, या हमारा जो पैराट्रॉपिक इक्विपमेंट हो, ये जो जैसे जिस लेवल की क्वालिटी के और जिस तादाद में चाहिए थे वो अपने पास थे नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुर्लक्षित हो गई थी, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। पर तुरंत उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक नया जीवन मिला। मैं कहूँगा कि यशवंतराव चौहान जी उस समय जब सेंटर में आए, वो जब मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर उनको बनाया गया, तो उनको एक ये ख़ास तौर के ऊपर ये पंत प्रधान उस समय के हमारे, उन्होंने उनको एक निर्देश दिया था कि हमारे देश में संरक्षण सामग्री बनाने के लिए हम आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक जो भी फैक्ट्रियां लगानी है, जो इक्विपमेंट बनाना है, जो कारखाने लगने हैं, उनका प्लानिंग किया जाए और उसी तरह उनका सेटअप किया जाए। और उसके बदौलत 1963, 64, 65 से हर जगह पर आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में नागपुर की इर्द गिर्द में 3 या 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। चंद्रपुर में है, भंडारा में है, नागपुर में है, फिर भुसावल के पास है। तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, पर अलग अलग जगह के ऊपर अपने देश में काफ़ी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को प्रस्थापित किया गया, और एक नए तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तब्दीली आई कि अभी जो कुछ है वो अपने देश में बनाना है, और सरकारी फैक्ट्रीज़ के तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्रस्तावित किया गया। सर फिर मुझे एक बात बताइए, तो OFB को ऐसा कन्वर्ट करने से पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की सिचुएशन क्या थी? देखिए, मैंने एक समय बताया इनका कि 1947 में ये अपने एफिशिएंसी के सीमा पर थे, परमोच्च सीमा पर थे। एकदम एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन था, सभी फैक्ट्रियाँ बहुत सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। पर कालांतर में जब जैसे जैसे समय बीतते गया तो थोड़ा सा दुर्लक्षित हो गए, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, और अंततः इसका परिणाम जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो सामान बनता था, युद्ध सामग्री बनती थी, उसके अंशतः उसके क्वालिटी के ऊपर भी असर हुआ। दूसरा, समय के ऊपर जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो समय पर इनका प्रोडक्शन नहीं होता था। इतना बड़ा व्यवस्था होने के बावजूद भी जो देश की या सेना की, मतलब भारतीय सशस्त्र सेना की, इसमें तीनों अंग है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तीनों की जो आवश्यकता थी उसके मुताबिक ये युद्ध सामग्री बन नहीं रही थी। चाहे उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, चिलखतबंद गाड़ियाँ हों, या गन या तोहफे हो, राइफल हो, एम्यूनिशन हो, ये इनका अभाव महसूस होने लगा। फिर इसमें एक जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, समय समय के ऊपर जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो इसमें हो नहीं पा रहा था। वही पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ वही पुराने तरीके से जो भी था वो बनाकर आर्मी को देते थे। सेना की ये समस्या थी कि हमारे देश में एक ये फिक्स्ड व्यवस्था थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट किसी भी कंपनी को सेना को लगने वाला जो सामान था वो बनाने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था, जिसके वजह से
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की एक मोनोपोली हो गई थी, और उस मोनोपोली होने की वजह से उनको पता था कि ऑर्डर तो मिलने ही मिलने हैं, हम जो भी उसका कीमत तय करेंगे उस कीमत के ऊपर सेना को या एयरफोर्स को या नेवी को या सशस्त्र पुलिस दल है, बीएसएफ वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, उनको भी खरीदना है तो उसी दाम के ऊपर खरीदना पड़ेगा। इसमें आप कुछ दूसरी जगह जाने का मौका भी नहीं था। उसके वजह से थोड़ा सा काम में ढिलाई आ गई और इनका जो एफिशिएंसी थी वो कम होने लगी। इनका जो ओवरहेड्स थे, जो इनको बजट अलॉट होता था, उसमें से तकरीबन 33% जो बजट था वो ओवरहेड्स यानी कि जो नॉन प्रोडक्टिव जो बातें थी उसके ऊपर खर्च होता था। तो दूसरा, इनकी जो सुपरवाइजरी कॉस्ट थी वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गई थी। सुपरवाइजरी कॉस्ट यानी क्या, यदि 10 टेक्नीशियंस है तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए या 30 के ऊपर एक होना चाहिए। ये जितने आप सुपरवाइजर और बीच के जो मैनेजमेंट आप बढ़ाते जाओगे तो जो मैनेजमेंट का खर्चा है वो बढ़ जाता है, ये इफेक्टिव प्रोडक्शन में तो आता नहीं है। तो उसके वजह से इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। एक तो समय के ऊपर सामान नहीं मिलना, जो मैंने पहले बताया, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी, फिर इसके क्वालिटी में जो आवश्यक क्वालिटी होनी चाहिए वो भी नहीं थी। उसके वजह से ये समस्याएं आने लगी। और एक समय ऐसे आया कि 2019 की जो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक अपनी ऐसी रिपोर्ट दी कि उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी ऊपर वाले जो 3-4 मुद्दे बताए उनको लिखित में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि आप इसका कुछ कीजिए। और अंततः इसका असर जो पड़ रहा था वो सेना के उनकी एफिशिएंसी के ऊपर पड़ रहा था, उनकी जो लड़ने की क्षमता थी उसके ऊपर असर पड़ने लगा। चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे गाड़ियाँ हो, वो उचित दर्जे की नहीं होने की वजह से जिस तरह का सामग्री सेना ने मांगा था या जिसकी ज़रूरत थी उससे कम लेवल की वो सामग्री उनको मिलती थी, जिसके वजह से एक सेना के एफिशिएंसी के ऊपर भी असर पड़ने लगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर 2-3 स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया गया कि कारण ढूंढो और बताए कि इसका क्या सुझाव है, इसको कैसे करना चाहिए। तब एक सुझाव सब लोगों का ये सुझाव आया कि ये सरकारी कंपनी को निकालकर इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि भेल है, अनेक है अपने इसमें, तो इनको डिफेंस पीएसयू, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के तौर पर इनका मैनेजमेंट चलाने का तौर तरीका एक पीएसयू की तरह होना चाहिए, जिसमें कि जो मैनेजमेंट जो है उस फैक्ट्री की या उन ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज की वो जवाबदेही हो भारत सरकार की तरफ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ, कि जो समझ पाए कि उनको पूछ सके कि ये इसके ऊपर आप क्यों नहीं काम कर रहे हो। पहले क्योंकि हम ही बनाने वाले, हम ही बेचने वाले, हम ही खरीदने वाले, तो उसके वजह से काम ठीक नहीं चल रहा था। सीसीएस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि तमाम, पहली बात तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए और जितनी तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उनको 7 ग्रुप्स में विभाजन करके 7 अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए जाए। सर मुझे बताइए कि 2017 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स है उनमें काफ़ी तनाव का माहौल पैदा हो गया था और उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किया था इस डिसीजन को रोकने के लिए। तो उस वक्त डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई होगी और फिर उसके बाद उन पे क्या एक्शंस लिए गए और उनका क्या हुआ? आपने सही सवाल पूछा। ये 2016 से, जैसे मैंने कहा कि जब इसके ऊपर कुछ हल निकल नहीं रहा था, तब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत या अपने देश में चीज़ें बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनसे उत्साहित करने के लिए इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में
जो तादाद में उनका यदि सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट सिविल को दिया जाए। तो शुरुआत वहाँ से हुई। तब से इन जो ट्रेड यूनियंस और जो भी वर्कर्स थे और जो भी मैनेजमेंट थी, इनको उस वक्त जिसको कहते हैं ना सांप सूंघ गया, उनको ये पता लग गया कि अभी तो ये आगे चल के कठिन होने वाला है, और उन्होंने फिर अपना विरोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे ये इनकी स्टडी टीम की जो रिपोर्ट आने लगी और इसके ऊपर अखबारों में खबर आने लगी, कभी इनको तो प्राइवेट कंपनी में कर देंगे या इनको पीएसयूज में कर देंगे, तब ये सारे जो ट्रेड यूनियंस थे ये इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका एक आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व नहीं करोगे, जैसे है वैसे ही इसमें एफिशिएंट बनाने के लिए आप तौर तरीके ढूंढोगे, पर इनका जो मूल ढांचा है उसको आप उसमें तब्दीली नहीं करोगे। इस तरह का इनका एक आंदोलन शुरू हुआ। अब मोदी सरकार को भी ये बड़ी समस्या थी कि एक तरफ तो देश की सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या थी, दूसरी ओर इतने सारे हमारे देशवासी और जो आज तक डिफेंस के लिए काम करते थे उनकी भी अपनी समस्या थी। इन दोनों का हल निकालने के लिए बहुत इन्होंने कोशिश की। इन्होंने सबसे पहले तो ये जितने वर्कर्स थे उनको बताया कि आपके सर्विस कंडीशंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे ये पीएसयू बन जाए या डीपीएसयू, जो भी कोई कंपनी बन जाए, आपको जिस कंडीशंस के ऊपर एनरोलमेंट किया था उस कंडीशंस के ऊपर ही आप इस सर्विस पूरा करोगे। पर उसके बावजूद भी जो ट्रेड यूनियंस थी उनको उससे उनका समाधान नहीं हुआ। और जब जैसे मैंने कहा कि एक सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इनका जब डिसीजन हो गया कि इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ख़त्म करके इनको 7 ग्रुप में पीएसयू, डिफेंस पीएसयू बनाने का जब डिसीजन हो गया, तब ये आंदोलन और तीव्र होने लगा, हिंसक होने की आशंकाएं होने लगी। तब ये प्रेजेंट फिलहाल की जो सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस निकाला। उसमें इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 कहते हैं। ये एक नया कानून बनाया कि जिससे आज तक ये जितने भी डिफेंस पीएसयू ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नीचे आते थे, जिसमें कि आप मतलब हड़ताल कर सकते हो, आप प्रोडक्शन बंद कर सकते हो, आप मैनेजमेंट के बरखिलाफ मोर्चा निकाल सकते हो। जब ये इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट जैसे ही हो गया, उसके तहत आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये जो कारखाने हैं, ये देश के सुरक्षा से डायरेक्ट लिंक्ड है। इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो देश की सुरक्षा ये खतरे में आ जाएगी, और इसलिए फिर इनके ऊपर एक दबाव आ गया। और उसी के साथ साथ मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तमाम जितने ये वर्कर्स से 70,000 के करीब जो नए 7 डिफेंस पीएसयूज में इनको जब नियुक्त किया गया, यानी कि वो अपनी फैक्ट्री में ही काम करते रहे, पर ऊपर का मैनेजमेंट पूरा बदली हो गया, तो उन्होंने उनकी जो सेवाएं थी वो एक डेपुटेशन के लिए बना ली। उनको सबको एक चिट्ठी दे दी कि आप डेपुटेशन कर, डेपुटेशन के ऊपर अभी नए जो कंपनी में आप काम करोगे, आपके जो सर्विस कंडीशन से, वो जो सर्विस के जो आपके साथ समझौता हुआ था उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी जब तक आप रिटायर नहीं होते। हाँ, यदि आप चाहते हो तो अपना प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लो, आप चले जाओ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर आपको वही पर्स, वही आपको जो सुविधाएं वो सारी मिलेगी। तो उससे दोहरा असर हो गए। एक तरफ से तो डंडा कि भी डिफेंस इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 21 का एक डंडा, और दूसरी तरफ से उनको एक गाजर दिखा दिया कि आपकी भैया आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना तनख्वाह लीजिए और काम कीजिए, आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो तो नए कंपनी में काम कीजिए, ऊपर कैसा बदलाव हो गया इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह का दो तरफा एक प्रेशर लाने की वजह से
ये पूरे जो वर्कर्स का जो आंदोलन था वो 2021 के अंत में और 22 जैसे शुरू हुआ तब तक तकरीबन ख़त्म हो गया और बड़े आपस में मन मुटाव करने के बाद अब ये सातों के साथ जो डिफेंस पीएसयूज है ये आ गए हैं और इनका अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। सर मुझे एक बात बताइए कि अभी जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है इसका, तो इसके बाद अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का इस पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा क्या, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा? देखिए, कंट्रोल तो रहेगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है और डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट इसमें थोड़ा बदलाव होता है। ये रहेगी तो पहली बात तो ये जो अभी डिफेंस पीएसयूज बना है अभी सरकारी कंपनी नहीं रही। इसमें फर्क ये है कि जो कंपनीज लॉ के अंतर्गत इन कंपनियों को प्रस्थापित किया गया है। 100% इसकी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये गवर्नमेंट के पास है, पर गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती। फर्क है, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट चलाएगी और दूसरा एक गवर्नमेंट के पास शेयर्स है, उसके जरिए वो एक फैक्ट्री को प्रस्थापित करेगी, वो कंपनी को पूरी सुविधाएं दी जाती है, उसका मैनेजमेंट अलग होता है। जो मैनेजमेंट जो है वो अपने शेयर होल्डर के प्रति जवाबदेही होता है। तो इसमें शेयर होल्डर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फर्क इतना ही है कि ये जो डिफेंस पीएसयूज है इनका मैनेजमेंट अभी जवाबदेही होगा अपने काम के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए, अपने जो इम्प्रूवमेंट्स है और उसकी जो कॉस्ट है इसके सब के लिए वो जवाबदेही होगा। आज तक जवाबदेही कोई नहीं था। ये होता था जो बनाया, जो तय किया उसमें बेच दिया, तो लेने वाला भी गवर्नमेंट यानी कि आर्मी, बनाने वाला भी आर्मी। तो बाएं पॉकेट से पैसा निकलता था, दाहिने पॉकेट में चले जाता था, फिर दाहिने पॉकेट से निकलकर बाएं पॉकेट में चले जाता था। तो इसमें कोई एफिशिएंसी बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा था किसी को। सर तो अब मुझे बताइए कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो हुआ है इसके बाद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अभी यदि इसमें बदलाव करना है, हमें बजट मिलेगा, उस बजट के मुताबिक हमारी जो अभी तक क्या हो रहा था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपना सामान बनाती थी उसकी जितनी मूल जो कीमत थी बनाने के लिए, जिसको वो कहते हैं कॉस्ट प्राइस, वो जो कॉस्ट प्राइस थी उसी में वो सेलिंग प्राइस में देते थे। यानी कि यदि गन की बुलेट 12 रुपये में बनी है तो वो आर्मी को 12 रुपये में ही देते थे। उसमें फायदा लेने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, दोनों के लिए एक ही बजट से पैसा जा रहा था। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो सामान था उसके ऊपर कोई मुनाफा नहीं होता था। पर सबसे पहले अभी ये हो गया कि यदि आपको इसको एक कंपनीज एक्ट के तहत इस कंपनी को चलाना है तो इसका बजटिंग, इसका अलॉटमेंट, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इस सब को आपको तय किया जाएगा। इसके लिए एक फिर से इनके ऊपर एक स्टडी टीम को नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रथम दर्शन ही ये बताया कि 7.5% जो है इनकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ये सब अभी जो प्राइवेट कंपनी जैसे इसको अभी हमने चलाना है तो तकरीबन हमें 7.5% प्रॉफिट लगेगा, तभी तो हम इसको कंपनी को चला पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो फैक्ट्री चलाने के लिए जो कीमत थी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0 था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। पर अभी पीएसयू बनने के बाद जो भी आप पैसा लोगे उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। यानी जैसे कि आप बैंक से 10,000 रुपये लेके अपने कोई रेडी चलाने के लिए पैसा लगाओगे तो 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी इनके लिए लागू हो गया। तब ये ऑर्डिनेंस जो पीएसयूज है इन्होंने कहा कि कम से कम 7.5% हमारी प्राइस हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये प्रथम दर्शनी इन्होंने एक इस तरह का निर्णय लिया।
पर अभी जब आप खुले बाजार में उतरते हो अपना सामान अपना माल लेकर और उसका बेचना चाहोगे, तो एक दूसरी जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है, आपका यदि 10 रुपये में बेच रहे हो, वो 8 रुपये में बेच रहा है, दोनों की क्वालिटी एक जैसे है, तो जो सेना है या कोई भी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो आपसे क्यों खरीदेगी फिर? मतलब डिफेंस पीएसयू थे, वो तो जॉइंट वेंचर जो प्राइवेट कंपनी है उससे खरीद लेगी। इसलिए इनको ये एक और समस्या आ रही है कि अभी हमको इनके साथ कॉम्पीट करना है, कॉस्ट में, क्वालिटी में, समय के ऊपर सप्लाई देने में। जब तक ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होगी तो हम ये खुले मार्केट में अभी अपनी दुकान नहीं चला सकते। इस तरह का विचार विमर्श करने के लिए स्टडी टीम लगी हुई है। उनके पहले जो रिकमेंडेशन है ये इस तरह है और ये धीरे धीरे अभी सेट हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा एक ये निर्णय लिया है अपने सरकार ने, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पिछले 75 साल से इतना बड़ा डिफेंस सेक्टर जो था प्रोडक्शन वाला, जिन्होंने संभाल रखा था, जिनके पास एक एक फैक्ट्री के पास 6-6, 7-7 हज़ार एकड़ ज़मीन है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, फैक्ट्रीज है, वर्कर्स को रहने के लिए मकान है, मेडिकल फैसिलिटी है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो इतना बड़ा सेटअप को बर्बाद न होने दे और उसको एक अच्छे तरीके से चलाया जाए, ये मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और आज तक ये क्यों नहीं लिया गया, ऐसे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मात्र एक ऐसा कारण था कि हम इस तरह का कोई भी कदम उठाएंगे, निर्णय लेंगे, जिससे कि जो आम वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, सुपरवाइजर्स है, इनमें आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन हो जाएगा तो सारी फैक्ट्रियां बैठ जाएगी और फैक्ट्री उसका प्रोडक्शन बंद हो गया तो सुरक्षा के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। तो एक तरफ वर्कर्स का, मजदूरों का असंतोष और दूसरे तरफ हमारी सुरक्षा की समस्या, इन दोनों को विचार करते हुए ज़्यादा तक सरकारों ने आज तक इसके ऊपर निर्णय लेने से टालते रहे। सो थैंक यू सर, आपने बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है हमको। तो ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल एएस देव, जिन्होंने द फ्री मीडिया के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताई है, हमसे शेयर की है। थैंक यू।